चलिए, पिछली कक्षा में हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है। जहाँ किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कि क्रिया दो प्रकार की बताई गई थी, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता और सकर्मक में कर्म होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पर राम में ही जहाँ कर्म मिलता है कि राम पढ़ता है, यह अकर्मक क्रिया है। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो एक कर्म है। तो हमने क्रिया के विषय में पढ़ लिया था, उसके वेद के विषय में भी पढ़ लिया था। आज का जो हमारा विषय है, अन्य हम जो क्रिया से ही संबंधित जो धातु जो क्रियाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। धातु क्रियाएं, धातु होता क्या है? धातु का अर्थ है क्रिया का मूल अंश, यानी कि क्रिया के मूल अंश को ही हम धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, उठ, बैठ, चल, ठहर, सोना या ठहरना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो मूल धातु के अंतर्गत आती है। इस तरह की ये जो धातु जो क्रियाएं हैं ये विभिन्न प्रकार की है। तो यह आज का जो हमारा विषय है कि हम धातु क्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे कि धातु के अंतर्गत जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंतर्गत इसका किस किस प्रकार से रूप बदलता है और किन किन ये यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो पढ़ने का जो उद्देश्य है, यानी कि उनकी क्रिया के विषय में उसकी बेसिक जानकारी किसी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो हम कुछ मुख्य क्रियाओं के विषय में पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि धातु क्या होती है। किसी क्रिया का मूल अंश ही धातु कहलाता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, ठहरना, सोना। तो ये सभी प्रकार की जो धातु है जो वो धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि किसी भी धातु को हम याद करते हैं कि जैसे पठ धातु हम पढ़ते हैं, पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठाओ पठाम। तो यहाँ पर जो पढ़ती पढ़ता है पठंती यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है। ये जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं ये धातु क्रियाओं के अंतर्गत आती है। और अब हम जो अन्य जो क्रियाएं हैं उनके विषय में पढ़ते हैं कि सबसे पहले है मूल क्रियाएं। मूल क्रियाएं के अंतर्गत आ, जा, खा, पी, ठहर, सो, पढ़, चल, लिख आदि जो मूल क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाओं का अर्थ है कि जहाँ पर दो किन्हीं भी दो धातुओं के मिलने से कोई क्रिया की जाए। जैसे चलना से चल से चलवाना, पढ़ से पढ़वाना, गर्म से गरमाना। तो यहाँ पर यौगिक क्रियाएं काम कर रही है, यानी कि चल से चलवाना, पढ़ से पढ़वाना, गर्म से गरमाना, लिख से लिखवाना। यानी कि एक क्रिया के बाद जहाँ दूसरी क्रिया प्रयोग की जाए तो उस क्रिया में क्या है कि विशेषण आदि प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं पूर्ण की जाए तो वहां पर यौगिक क्रियाएं कहलाती है। इसी तरह समस्त क्रिया का अर्थ है कि दो अलग अलग धातुओं के मिलने से जहां पर कोई क्रिया पूर्ण होती है वहां पर समस्त क्रिया कहलाती है। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, ठहरना और चलना। तो इस प्रकार की जो दो अलग अलग धातुओं के मिलने से जो क्रिया पूर्ण होती है उसे समस्त क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंतर्गत हम नाम लेते हैं कि जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके अपना जो काम है वो किसी दूसरे से करवाए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, माताजी पुत्री से काम करवाती है या माताजी पुत्री से खाना बनवाती है। इसी तरह से जो राम है वो श्याम से काम करवाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा कि अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो यहाँ पर अध्यापक स्वयं कार्य न करके छात्र से जो काम करवाता है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। और यहीं पर माताजी पुत्री से खाना बनवाती है। तो यहाँ पर जो माताजी जो शब्द है वो पुत्री से यानी कि कार्य किसी दूसरे से करवाना, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं क्या होता है कि संयुक्त क्रियाएं
का अर्थ है कि एक ही क्रिया में दो धातुओं का प्रयोग करना, कि जैसे वह पढ़ने लगा, अब क्रिया नहीं, पढ़ने रूपी क्रिया होने लगी। इसी तरह सीता गाने लगी, यानी कि गाना गाने का काम करने लगी। तो यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हैं। इसी तरह पढ़ने लगा, सोने लगा, गाने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, तो यहाँ पर ये जो संयुक्त क्रियाओं के रूप में ये क्रियाएं कही जाएंगी। नेक्स्ट है नाम धातु। नाम धातु का अर्थ है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। संज्ञा, किसी भी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं, जैसे बात से बतियाना, रुख से रुकवाना, चल से चलवाना, गर्म से गरमाना। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वे नाम धातु के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है समापिका क्रियाएं। समापिका क्रियाएं का अर्थ है कि जहां पर कोई क्रिया पूर्ण होकर अपना जो कार्य है, यानी कि वाक्य को जो पूर्ण करती है जो क्रियाएं, तो वहां पर समापिका क्रियाएं हैं। यानी कि एक क्रिया होकर जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहां पर समापिका क्रियाएं यूज की जाती हैं। तो इसी तरह यानी कि किसी एक वाक्य का पूर्ण हो जाना, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, या राम पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर मोहन खाना खा रहा है। तो यहाँ पर समापिका क्रियाएं हो रही है कि तो यहाँ पर क्या कि एक क्रिया समाप्त होने के पश्चात ही वो जो वाक्य पूर्ण होता है, तो वहाँ पर समापिका क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है असमापिका क्रियाएं, कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जहाँ पर एक क्रिया न होकर कोई दूसरी जो क्रिया हो जाए तो वहाँ पर असमापिका क्रियाएं कहलाती है। कि जैसे रोता बच्चा गिर गया, यानी कि एक क्रिया हुई नहीं, कोई दूसरी क्रिया हो गई, रोता बच्चा गिर गया। तो यहाँ पर एक क्रिया समाप्त नहीं हुई और दूसरी क्रिया हो गई। इसी तरह बहता पानी रुक गया, यानी कि पानी क्या था, बह रहा था और वह अब रुक गया। तो ये जो क्रियाएं हैं असमापिका क्रियाएं हैं। इसी तरह चलता मुसाफिर रुक गया, और इसी तरह से पढ़ता हुआ जो छात्र वो रुक गया। तो यहाँ पर असमापिका क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं का अर्थ है कि ऐसी क्रियाएं जहाँ पर कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका हो, जैसे कि बच्चा सोकर उठ गया, या फिर वह जीतकर उछल गया, यानी कि एक क्रिया पूर्ण होने के बाद ही दूसरी क्रिया होना। तो वहां पर पूर्वकालिक क्रियाएं होती है, जैसे माता जी उठकर बैठ गई, या फिर बच्चा सोकर उठ गया, या वह जीतकर उछल गया। तो ये सभी उदाहरण पूर्वकालिक क्रिया के हैं। नेक्स्ट है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, जो मेन जो वर्ब होती है उसमें जो सहायक होती है जो क्रियाएं में वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हूँ जो शब्द है ये सहायक क्रिया है। मैं खेलता हूँ, या वह जाता है, तो यहाँ पर हूँ और जाता है जो शब्द है ये सहायक क्रिया है। तो आज का जो हमारा जो क्लास लेने का यही अर्थ है कि किसी भी स्टूडेंट को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इन क्रियाओं के विषय में पूरी जानकारी, जो बेसिक सी जानकारी वो होनी चाहिए। और इसका मेरा उद्देश्य यही था कि हमें जो धातु जो छठी सातवीं क्लास में हम याद करती हैं, जैसे पट धातु है, चल धातु है, गम धातु है, इसी तरह की जो अन्य जो धातु हैं वे जो धातु हम याद करते हैं वे जो धातु मूल होती है, और उन्हीं धातुओं से अन्य क्रियाएं हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है। तो और उन्हीं धातुओं से अन्य जो क्रियाएं बनती है। तो हिंदी में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उनके विषय में हमने चर्चा की। चलिए अब इसके विषय में थोड़ी सी और हम 2 मिनट की जो रिवीजन लेते हैं कि धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल अंश, यानी कि जहां पर क्रिया का पूरी तरह से उत्पन्न होना पाया जाए तो वहां पर क्रिया के मूल अंश को क्या कहा जाता है, धातु। तो इसी तरह से सबसे पहले होती है मूल क्रियाएं, जैसे आना जाना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। तो इस प्रकार की जो मूल क्रियाएं हैं वो हिंदी में प्रयोग की जाती है, जैसे आ, जा, खा, पी, ठहर, सो, पढ़। इसी तरह से आ से आना, जा से जाना, खा से खाना, पी से पीना,
ठहर से ठहरना, सो से सोना, पढ़ से पढ़ना, चल से चलना आदि। और इसी तरह से यौगिक क्रियाएं यानी कि जहाँ पर किसी भी संज्ञा शब्द में विशेषण प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं पूर्ण की जाए वहाँ पर यौगिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे चल से चलवाना, पढ़ से पढ़वाना और गर्म से गर्माना, तो यहाँ पर यौगिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है समस्त क्रियाएं। तो अलग अलग धातुओं से जो क्रियाएं संपन्न की जा सके वहां पर समस्त क्रियाएं होती है। जैसे रोना धोना, पढ़ना लिखना, बैठना उठना और चलना फिरना आदि। और अगली है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से जो कार्य करवाए वहां पर प्रेरणार्थक क्रियाएं है। इसी तरह से पिताजी पुत्र से काम करवाता है या माताजी पुत्री से खाना बनवाती है, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं है वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। और संयुक्त क्रिया में यानी कि जो क्रिया यानी कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो जाए। जैसे वह पढ़ने लगा, पढ़ने का कार्य होने लगा। इसी तरह सीता गाना गाने लगी, तो यहाँ पर जो गाने लगी जो है ये संयुक्त क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह नाम धातु का अर्थ है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं जैसे बात से बतियाना, रुक से रुकवाना। और समापिका क्रियाएं जहाँ पर एक क्रिया पूर्ण होकर जो वाक्य में पूरी तरह से प्रयोग की जाए यानी कि वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पर समापिका क्रियाएं होती है। और असमापिका क्रियाएं यानी कि एक क्रिया के बाद यदि दूसरी क्रिया हो जाए, यानी कि जब एक क्रिया चल रही होती है और नेक्स्ट जो दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर असमापिका क्रियाएं होती है। जैसे रोता बच्चा गिर गया, बहता पानी रुक गया, चलता मुसाफिर ठहर गया, तो यहाँ पर असमापिका क्रियाएं हैं। नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं में ये का अर्थ है कि जहाँ पर एक क्रिया पहले पूर्ण हो चुकी है उसके बाद की क्रिया, जैसे बच्चा सोकर उठ गया यानी कि जो बच्चा है वो सो गया था और सोकर उठ गया यानी कि क्रिया पूर्ण होकर दूसरी क्रिया शुरू हो गई। यानी पूर्वकालिक क्रिया पहले हो चुकी है, वह जीत कर उछल गया। इसी तरह सहायक क्रिया की मुख्य क्रिया में जो क्रियाएं सहायक होती है वो जो क्रियाएं हैं वो सहायक क्रियाएं होती है। तो आज का जो हमारा जो विषय था अन्य धातु या क्रियाओं के विषय में था कि जो छोटी छोटी जो ये धातुएं या क्रियाओं के विषय में किसी भी स्टूडेंट को ये इन बातों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और करने का तो ये जो सभी जो क्रियाएं हैं सभी इनके विषय में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेरा समझाने का अर्थ यही था कि इनके विषय में सभी को ज्ञान होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।